दोस्तों, मूवी डायरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्या हो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत में हम एक महिला को जंगल में बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं। जब उसे होश आया तो वो घबराने लगी क्योंकि उसे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आ गई। यहाँ वहाँ देख वो रोने लगी। कुछ साफ पता नहीं चल पाता, लेकिन मालूम पड़ता है कि इस महिला के साथ कुछ तो गलत हुआ है। यहाँ से कहानी पास्ट में चली जाती है। हम देखते हैं मथी की अरेंज मैरिज होने वाली है। लड़के का नाम शरण है। इस रिश्ते में मथी और उसके घर वाले दोनों खुश थे। दोनों की एंगेजमेंट करा दी गई। मथी एक स्पोर्ट स्टोर में मैनेजर है। उसने अपने एक एम्प्लॉय अनीता को काफी परेशान देखा और उससे पूछने चली गई कि आखिर क्या बात है। उसके पूछते ही अनीता रोने लगी, लेकिन मैथी ने उसे हिम्मत दी और बताने के लिए कहा। यहाँ पता चलता है कि वो एक लड़के के प्रेम में थी, दोनों रिलेशन में थे, लेकिन बाद में उसे उस लड़के की हरकतों के बारे में पता चला कि वो नशेबाजी और आवारागर्दी करता है। इसलिए उसने उस लड़के का साथ छोड़ दिया, लेकिन अब भी वो उसका पीछा करता है और उसे तंग करता है। यहाँ तक कि अनीता के घर वालों ने उसके लिए दूसरा रिश्ता भी देखना शुरू कर दिया है। अनीता ने कहा कि वो हर जगह उसका पीछा करता है, जिससे उसकी जिंदगी नर्क हो गई है। आज वो लड़का फिर से स्टोर में आ गया और अनीता को तंग करने लगा। इतने में वहाँ मैथी आ गई। यहाँ तक कि उसने शराब भी पी रखी थी। यहाँ मैथी ने उसे धमकी देकर भगा दिया कि अगर वो दोबारा से उसके आसपास भी दिखाई दिया तो वो सीधा पुलिस कंप्लेन कर देगी। लेकिन जाते वक्त वो धमकी देता गया कि वो सभी को देख लेगा। शाम जब सभी काम से छूट गए तो मैथी ने अनीता को काफी डरा हुआ पाया। अनीता ने बताया कि वो गेट पर ही उसके इंतजार में खड़ा है। मैथी ने उसे अपनी स्कूटी पर बिठा लिया। रास्ते में उसने अनीता से कहा कि अगर उसने कुछ ऐसा वैसा किया तो सीधा पुलिस के पास जाएंगे। उसके बाद उसने उसे घर छोड़ दिया। अनीता पीजी में रहती है। उसके परिवार विलेज में रहते हैं। यहाँ से हम 1 महीने के बाद का दृश्य देखते हैं। एक दिन अनीता अपनी माँ के साथ मैथी के घर आई। मैथी यहाँ अकेले ही रहती है। यहाँ वो अपनी शादी का पहला इनविटेशन उसे देने आई थी। मैथी ने भी उसकी माँ का काफी आदर सम्मान किया। उसकी शादी कोडाई कैनल विलेज में हो रही है, जो कि यहाँ से काफी दूर पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। लेकिन अनीता की जिद थी कि उसे भी उसकी शादी में आना ही होगा। मैथी ने भी उसे निराश नहीं किया और उसने शादी में आने का वादा किया। दूसरे दिन जब मैथी स्टोर में थी तो उसने एक लड़के को कपड़े चुराते हुए देखा। उसने इस बारे में सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया। यहाँ मैथी ने अपने एम्प्लॉय सतीश को अपने पास बुलाया। यहाँ पता चलता है कि वो लड़का सतीश का ही दोस्त है और उसे कई बार इस स्टोर में देख चुकी है। लेकिन सतीश मना करने लगा कि वो इस लड़के को नहीं जानता। यहाँ वो काफी डर गया था और झूठ कहने लगा। लेकिन मैथी सच जानती थी कि इस चोरी में सतीश अपने दोस्त की मदद करता है। उसने उसी वक्त सतीश को काम से निकाल दिया। सतीश गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मैथी ने उसकी एक नहीं सुनी क्योंकि ऐसा वो कई बार कर चुका है। दूसरे दिन मैथी अपने पति शरण के होम टाउन गई। शायद से वो पहली बार यहाँ आई थी। मैथी और शरण की शादी होने में अभी थोड़ा वक्त है। यहाँ हम अनीता के बॉयफ्रेंड को शराब पीते हुए देखते हैं। वो काफी गुस्से में था। उसने अपने दोस्तों से उस दिन की बात बताई जब वो मैथी के स्कूटी पे बैठ अपने पीजी जा रही थी। रास्ते में मैथी ने उसे बहुत ही ज्यादा बेइज्जत किया। लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और उसे काफी शर्मिंदा होना पड़ा। उसने ये भी बताया कि कल कोडाई कैनल विलेज में अनीता की शादी होने वाली है। उसके दोस्तों ने कहा कि तू फिक्र मत कर। दूसरे दिन हम अनीता के गांव का दृश्य देखते हैं, जो कि पहाड़ की ऊंचाई पर बसा हुआ है और आसपास घने जंगल है। मैथी भी शादी में आई हुई थी। यहाँ काफी धूमधाम से अनीता की शादी हुई। ये जगह एक तरह का टूरिस्ट पॉइंट भी है, इसलिए पास में होटल्स भी थे जहां मैथी रुकी हुई थी। शाम उसकी बस निकलने वाली थी। बस तक पहुंचने के लिए उसने एक वैन से लिफ्ट मांगी। यहाँ का सनसेट पॉइंट काफी फेमस है, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर सनसेट व्यू देखने चली गई। आसपास कोई नहीं था क्योंकि बहुत जल्द अंधेरा होने वाला था। इतने में पीछे से हेलमेट पहने हुए एक शख्स आया और पीछे से उसका मुंह पकड़ लिया, जिससे वो बेहोश हो गई और जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ये वही फिल्म का शुरुआती दृश्य है जहाँ हमने उसे जंगल में अकेला पाया था। रात काफी हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ जाए। यहाँ हम शहर जाने वाली बस में उसी एम्प्लॉय सतीश को देखते हैं जिसे मैथी ने काम से निकाला था। यहाँ मैथी बाहर निकलकर सड़क पर आ गई। उसे वहाँ एक नल मिला। उसे प्यास जोरों की लगी थी, लेकिन नल भी सूखा पड़ा था। वहाँ से एक बाइक वाला गुजरा, जिससे डरकर वो झाड़ियों में छिप गई क्योंकि जिसने उसे किडनैप किया था उस शख्स ने भी हेलमेट पहन रखा था। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं। रात उसने जंगल में एक जगह आग जलते हुए देखा। वहाँ वो एक शख्स से मिली। मैथी ने किसी तरह डरते हुए उससे मदद मांगी और बताया कि उसे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन उस शख्स ने बताया कि शहर जाने वाली आखिरी बस कब की निकल चुकी है। तभी उसके कोई पहचान वाला शख्स अपनी वैन लेकर शहर की तरफ जा रहा था। उसने मैथी को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहा। उस शख्स ने मैथी को शहर में हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में गई तो वहाँ कोई सीनियर डॉक्टर महिला नहीं थी जिसे वो अपनी तकलीफ बता सके। रात का समय था, इसलिए सभी जा चुके थे। वहाँ उसे एक नर्स मिली। मैथी ने उसे अपनी तकलीफ के बारे में बताया, लेकिन बिना डॉक्टर के वो इन सब मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मैथी वहाँ से जाने लगी। जाते वक्त नर्स ने उसे कुछ पेन किलर दिए जिससे उसे थोड़ी सहायता मिलेगी। यहाँ मैथी ने सोचा कि वो पहले पुलिस
पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाएगी। किसी तरह वो वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंची। बाहर काफ़ी सजावट कर रखी थी। वहाँ वो एक पुलिस ऑफिसर से मिली। वहाँ उस ऑफिसर ने कहा कि कल शाम को आना, क्योंकि कल सुबह पुलिस स्टेशन में एक फंक्शन है, तो कल के बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन मैथी ने कहा कि उसे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी है। वो किसी तरह अपनी शिकायत दर्ज करवाने अंदर गई। वहाँ वो स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर इलांगो से मिली। वहाँ वो अपने साथ हुए हादसे को बताकर रोने लगी। मैथी ने बताया कि वो 3 लोग थे जिन्होंने उसके साथ दरिंदगी करी, लेकिन उसने उनकी शक्लें नहीं देखी। उस ऑफिसर ने कहा, क्या तुम उन्हें पहचान सकती हो? लेकिन मैथी ने बताया कि उन्होंने हेलमेट पहन रखे थे, इसलिए उनकी पहचान नहीं कर सकती। वहाँ वो ऑफिसर कल के फंक्शन की तैयारी में व्यस्त था, इसलिए ज़्यादा मैथी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उसने कुछ पुलिस वालों से कहा कि वो इलाका जिस ऑफिसर के अंडर आता है उसे तुरंत छानबीन करने के लिए कहो। यहाँ मैथी ने बताया कि उसने 3 हेलमेट पहने लड़कों को बाइक से जाते हुए देखा था, जो कि पुलिस की गाड़ी को देख झाड़ियों में छिप गए थे। शायद वो तीनों लड़के ही हो सकते हैं। उसने बाकी के पुलिस वालों को तुरंत उन 3 लड़कों का पता लगाने के लिए कहा। यहाँ हमें पता चलता है कि मैथी ने इस घटना के बारे में अभी तक अपने घर पर किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया है। यहाँ मैथी को ध्यान आया कि अनीता की शादी में सतीश भी आया था, जहाँ उसने मैथी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। ये वही एम्प्लॉय है जिसे उसने काम से निकाला था। यहाँ सतीश भी शक के घेरे में आता है। शायद उसने ही बदला लेने के लिए ऐसा काम किया हो। उस ऑफिसर ने सतीश को पकड़कर यहाँ लाने के लिए कहा। यहाँ उसने पूछा कि क्या चेन्नई से उसका कोई पीछा कर रहा था, लेकिन मैथी को नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। यहाँ तीनों बाइकर्स को पुलिस स्टेशन पकड़कर ले आया गया। यहाँ उन्हें बहुत मारा गया, क्योंकि इन्होंने अभी भी पुलिस से भागने की कोशिश करी थी। पूछताछ में तीनों ने बताया कि उन्होंने बस बाइक चुराई थी, इसलिए वो डर गए थे, लेकिन उन्होंने किसी महिला के साथ कुछ नहीं किया। वहाँ पुलिस तीनों को जानवरों की तरफ पीटने लगी, जबकि वो बाइक चोरी का गुनाह पहले ही कबूल कर चुके थे। यहाँ मैथी को ध्यान में आया कि चेन्नई से आते वक्त उसने कई दफ़ा अनीता के बॉयफ्रेंड प्रभु को अपने दोस्त के साथ देखा था। उसने ये बात इंस्पेक्टर से बताई। यहाँ प्रभु और उसके दोस्त को पकड़कर ले आया गया और उनसे पूछताछ शुरू हो गई। दोनों काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन इन्हें देख लगता नहीं कि इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन फिर भी दोनों को सच बताने के लिए कहा गया। वहाँ पुलिस ने उन्हें बहुत मारा, लेकिन लगता नहीं कि उन्होंने मैथी के साथ कुछ ऐसा किया है, क्योंकि इतनी मार पड़ने के बाद वो अपना जुर्म कब का कबूल कर चुके होते। थोड़ी देर बाद सतीश को भी वहाँ ले आया गया। सतीश ने सारी बात बताई कि वो बस अनीता की शादी अटेंड करने आया था, उसका मथी से कुछ लेना देना नहीं। सतीश भी काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे मारना शुरू कर दिया। यहाँ जिसे भी लाया जा रहा था बस मारा जा रहा था, ताकि वो सच कबूल करे, लेकिन सिर्फ शक की बुनियाद पर उन्हें पीटा जा रहा था। यहाँ एक पुलिस वाला इलांगो से बताने लगा कि उसे नहीं लगता कि प्रभु और सतीश का आपस में कोई कनेक्शन है, और ना ही उन्होंने साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया होगा। लेकिन इलांगो ने कहा कि इन्हें इतना मारो कि ये अपना जुर्म कबूल कर ले। मैथी ने 3 लोगों के बारे में बताया था। उसी आधार पर इलांगो यहाँ सतीश और प्रभु का झूठा कनेक्शन दिखाकर एक झूठी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, ताकि एक झूठे केस में इन्हें फंसाया जा सके। लेकिन तभी मैथी ने वहाँ काम करने वाली कांस्टेबल अमूधा से कहा कि उसे नहीं लगता कि यह काम इन्होंने किया होगा, क्योंकि उसके साथ ये दुष्कर्म करने वालों की उम्र कम से कम 45 से 50 साल होगी। अब कहानी यहाँ से नया मोड़ लेती है। अमूधा ने ये बात इंस्पेक्टर इलांगो से बताई। अब यहाँ इलांगो का दिमाग फिर से खराब हो गया कि वो इस तरह से बार बार अपना स्टेटमेंट नहीं बदल सकती। मैथी का ये भी कहना था कि ये सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया है। हम देखते हैं इलांगो ने उन तीनों के खिलाफ FIR भी रजिस्टर कर लिया है। इलांगो ने उसे बहुत ही हिम्मत वाली महिला बताया, और उसने कहा कि अगर इन तीनों को सुबह तक अच्छे से बिल्ड ट्रीटमेंट दी जाए तो ये अपना जुर्म कबूल कर लेंगे और ये केस सॉल्व हो जाएगा। तभी बातचीत के दौरान इलांगो ने अपनी गर्दन घुमाई और मैथी को उसके गर्दन पर एक मस्सा दिखाई दिया। उसे ध्यान आया कि उसने उस शख्स की गर्दन पर भी ऐसा ही मार्क देखा था। यहाँ बात साफ हो गई कि उसके साथ ये दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं, इलांगो और उसके दोस्त ही हैं। अब वो डरने लगी, लेकिन इलांगो को कोई जानकारी नहीं थी कि मैथी को सच पता चल चुका है। यहाँ इलांगो ने बताया कि जब उसकी पोस्टिंग एक गांव में हुई थी तो वहां भी एक ऐसा ही केस सामने आया था, लेकिन लड़की के घर वाले काफी समझदार निकले और उन्होंने केस को रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि इससे लड़की की बदनामी होती। यहाँ वो मैथी को इनडायरेक्टली कहना चाहता था कि वो इस मामले को यहीं रफा दफा कर दे और अपने घर वालों से इस बारे में बात करे, क्योंकि ऐसे मामलों में लड़की की बदनामी बहुत होती है। मैथी डर गई थी और वहां से उठ जाने लगी। उसने बाहर और उन्हीं 2 पुलिस वालों को देखा जिन्होंने इलांगो के साथ मिलकर उसके साथ ये सब किया। बाहर जाने पर उसने अमूधा से किसी सीनियर ऑफिसर के बारे में पूछा। अमूधा ने कहा कि एक लेडी इंस्पेक्टर है, लेकिन वो सुबह से पहले नहीं आने वाली। अमूधा जब अंदर गई तो इलांगो ने उससे पूछा कि आखिर वो महिला किस बारे में पूछ रही थी। अमूधा ने बताया कि वो किसी सीनियर इंस्पेक्टर की बात कर रही थी। यहाँ इलांगो को उस पर थोड़ा शक होने लगा कि कहीं उसे सच का तो पता नहीं चल गया। इलांगो ने वापस उसे अंदर बुला लिया। इलांगो के साथ वाले ऑफिसर ने कहा कि वो तो अच्छा खासा जा रही थी, तो फिर क्यों वापस बुला लिया। लेकिन इलांगो ने कहा कि ये लड़की
उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि हर बार वो गांव कस्बे की लड़की और महिलाओं के साथ ये दुष्कर्म किया करते थे। लेकिन इस बार कोई पढ़ी लिखी लड़की उनका निशाना बन गई है जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकते। यहाँ हमें पता चलता है कि इलांगो पहले भी कई बार अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसे कामों को अंजाम दे चुका है, लेकिन गांव कस्बे की महिलाएं अक्सर शिकायत नहीं दर्ज करवा पाती थीं और केस दबा दिए जाते थे। यहाँ उसे बुलाकर ह्यूमिलिएट करने लगे। उससे जानबूझकर कई शर्मनाक सवाल पूछे गए जिसका जवाब देना मैथी के लिए संभव नहीं था, लेकिन इलांगो ने कहा कि ऐसे सवाल कोर्ट में पूछे जाएंगे, पत्रकार भी उससे यही सवाल करेंगे और उसे जवाब देना होगा। तभी उस स्टेशन की सीनियर इंस्पेक्टर वहां आ गई जिसका नाम मार्गतम है। उन्होंने मैथी को कन्फेशन रूम में छिपा दिया ताकि वो मार्गतम से ना मिल पाए, क्योंकि अगर वो उससे मिल गई तो सारा मामला सामने आ जाएगा। इलांगो घबराया हुआ था, लेकिन इंस्पेक्टर ने मैथी को देख लिया। यहाँ उसके पूछने पर इलांगो ने उसे एक मामूली सा केस बताया, लेकिन जब मार्गतम ने उसे डरा हुआ देखा तो उसे अपने पास बुला लिया। इलांगो ने कहा कि वो इस केस को संभाल लेगा, लेकिन मार्गतम ने उसकी बात नहीं सुनी। यहाँ मैथी ने इंस्पेक्टर से सारी घटना के बारे में बताया। मार्गतम को भी यहाँ पता चल गया कि ये काम इन्हीं तीनों का होगा, क्योंकि उसके यहाँ आने से तीनों काफी डरे हुए दिखाई देते हैं। मैथी ने कहा कि उसे बस इंसाफ चाहिए। इंस्पेक्टर ने कहा कि वो इस केस पर जांच करेगी। उसने मैथी को रात इसी स्टेशन में रुकने के लिए कहा। कल सुबह इनॉग्रेशन के बाद वो इस केस पर काम शुरू कर देगी। यहाँ बाहर उसने इलांगो से पूछा कि आखिर उसकी जांच कहाँ तक पहुंची। उसने कहा कि तीनों अक्यूज्ड पकड़े गए हैं और उन्होंने अपना जुर्म भी कन्फेस कर लिया है, लेकिन मार्गतम ने कहा कि मैथी के बयान के अनुसार एक्यूज्ड की हाइट, वेट और उम्र मैच नहीं हो पा रही है, इसलिए कल से वो इस केस को अपने हाथ में ले रही है। यहाँ इलांगो को भी पता चल गया कि इंस्पेक्टर को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। वो घबराने लगा और मार्गतम वहाँ से चली गई। इलांगो ने जाकर इस बारे में अपने साथी से बताया कि उन्हें किसी भी तरह से कल उस लड़की को स्टेटमेंट देने से रोकना होगा। उन्होंने रातों रात पुलिस स्टेशन खाली करवा दिया। अब सिर्फ वहाँ इलांगो और उसके दोस्त ही रह गए थे। मथी नींद में थी। जब वो नींद से उठी तो उसने सब कुछ शांत पाया। वो उठकर यहाँ वहाँ देखने लगी तो पुलिस स्टेशन में कोई नहीं था। अब वो और ज्यादा डरने लगी। उसने इलांगो को अपनी तरफ आते हुए देखा। वो डर कर जंगल की तरफ भागने लगी, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई। तीनों पकड़कर उसे स्टेशन के अंदर ले आए। वहाँ उसके कपड़े उतारकर उसकी वीडियो बनाई गई। वो पूरी तरह से टूट गई। वहाँ इलांगो ने धमकी दी कि अगर उसने उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया तो उसकी ये वीडियो पूरी दुनिया देखेगी। इतना कुछ होने के बाद मैथी वहाँ से जाने लगी। जाते वक्त उन्होंने उसका बैग उसकी तरफ फेंका। इलांगो के साथी ने कहा कि क्या लगता है ये इसी तरह खामोश यहाँ से चली जाएगी। यहाँ इलांगो ने हंसते हुए कहा कि अगर किसी स्त्री को बंदूक दिखाकर डराओगे तो वो बगावत करेगी, लेकिन अगर किसी स्त्री के कपड़े उतार दोगे तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए डर के मारे पीछे हट जाएगी। उनके लिए उनकी इज्जत ही सब कुछ होती है। उसके इस शब्दों से पता चलता है कि इलांगो बेहद ही घटिया मानसिकता वाला पुरुष है। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ। उन तीनों को कमिश्नर द्वारा सम्मानित भी किया गया। जो सजा के हकदार थे उन्हें सम्मानित किया गया। शायद इसी वजह से इलांगो और उसके साथियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है। चेन्नई पहुंचकर मैथी ने अपना इलाज करवाया। शरण भी वहां आया था। डॉक्टर ने शरण से कहा कि इस वक्त तो पूरी तरह से टूट चुकी है, उसे किसी अपने का सहारा चाहिए। यहाँ शरण ने उसका उसी तरह से साथ दिया। शायद कोई और उसकी जगह होता तो उस महिला को छोड़कर चला जाता, लेकिन शरण ने उसका हर कदम पर साथ दिया। यहाँ मैथी ने कहा कि वो अपनी लड़ाई को खुद लड़ना चाहती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो पूरी तरह से शरण पर डिपेंडेंट हो जाए। शरण ने उसे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दिया ताकि उसका मनोबल बढ़ सके। सुबह एक बुरे सपने से उसकी नींद टूट गई। उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगे। हमें पता चलता है कि मैथी बचपन से ही काफी बहादुर थी, जिसने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया। एक दिन वो शरण के साथ लॉयर के पास गई। लॉयर से सारी बात बताई। वकील ने उसकी बात सुन चेन्नई पुलिस को नोटिस भेजा कि वो इलांगो और उसके साथियों पर कार्रवाई करे। हम देखते हैं कमिश्नर ने मार्गतम को फोन कर कहा कि उन तीनों को पुलिस स्टेशन बुलाकर उन पर कार्रवाई की जाए। मार्गतम ने इलांगो को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाया। इलांगो और उसके साथियों के होश उड़ गए। जो सोचा नहीं था वही हुआ। हम देखते हैं तीनों क्राइम स्पॉट पर सबूत मिटाने चले गए, लेकिन वहां पहले से ही मार्गतम और उसकी टीम मौजूद थी और तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। हम देखते हैं स्टेशन के बाहर पत्रकार आ गए थे। तीनों स्टेशन के अंदर गए तो उनकी वर्दी उतरवा ली गई, जिस बात से इलांगो बौखला गया और गुस्से में उसने मैथी की वीडियो अपलोड कर दी और वो वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई। मैथी को हर किसी का फोन आने लगा, लेकिन मैथी को इस बात का कोई डर नहीं, क्योंकि उसे पता था ये सब तो होना ही था। यहाँ तीनों भी खुद को सेव करने के लिए वकील के पास गए, लेकिन वकील भी पीछे हट गया कि अगर कोर्ट में प्रूफ हो गया तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तीनों को पहली दफा डर लगा। नौकरी और इज्जत दोनों चली गई। यहाँ उन्होंने ट्रक से मैथी और शरण का एक्सीडेंट
सस्पेंड करवाने की भी कोशिश करी ताकि सबूत मिटाया जा सके, लेकिन ये तरीका भी फेल हो गया। इसमें 2 अनजान बाइक सवार की जान चली गई। यहाँ इलांगो मैथी के वकील के पास गया ताकि वो आपस में समझौता कर सके, लेकिन उसने मना कर दिया कि अब तो वो कोर्ट में ही मिलेंगे। दूसरे दिन एक सीनियर ऑफिसर ने शरण को अपने घर मिलने के लिए बुलाया और कहा कि तुम अब इस केस को वापस ले लो क्योंकि तीनों सस्पेंड हो चुके हैं और समाज में बदनामी भी हो चुकी है। कोर्ट कचहरी में काफी लंबा समय लग जाता है, अगर चाहिए तो तीनों उसके पैर पर गिरकर माफी भी मांग लेंगे। शरण ने यह समझौता स्वीकार कर लिया क्योंकि कोर्ट जाने तक उन्हें ये नाटक जारी रखना होगा, वरना वो फिर से उन पर अटैक करवा सकते हैं। दूसरे दिन तीनों शरण से मिलने एक होटल में आए ताकि तीनों उसके पैर में गिरकर माफी मांग सके, लेकिन वहां उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। शरण ने तीनों को थप्पड़ मारा, लेकिन इलांगो के कहने पर उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ शरण का परिवार भी अब उसे कहने लगा था कि वो मथी का साथ छोड़ दे और उससे शादी ना करे। हर जगह उसकी बदनामी हो रही है, लेकिन यहाँ उसने अपने परिवार की बात ना सुनकर मथी का साथ दिया और दूसरे दिन वो उसे लेकर कोर्ट में पेश हुआ। लेकिन इस बार मथी के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक हौसला दिख रहा था जो ये कहता है कि अब वो पीछे नहीं हटने वाली है। और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।